कहानी की शुरुआत होती है और हम दो छोटे बच्चों को देखते हैं जिनका नाम वर्धा और देवा है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तभी कुछ बड़े लड़के वर्धा को परेशान करते हैं, लेकिन देवा उसकी मदद करता है और वो दोनों उन लड़कों को पीटकर वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ समय के बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर देवा एक दरवाजे के सामने खड़ा होता है और उसके शहर में हर तरफ तबाही मच रही होती है। हमें ये पता चलता है कि देवा अपनी माँ को बचाने के लिए एक कमरे में बंद करके रखता है। उसके बाद हम कुछ गुंडों को देखते हैं जो देवा को पकड़ लेते हैं और वो गेट खोलकर उसकी माँ को भी बाहर निकाल लेते हैं। और वो सभी गुंडे उन दोनों को मारने वाले थे, पर तभी वहाँ पर वर्धा आ जाता है जो कि उन गुंडों को रुकने को कहता है। वर्धा के साथ कुछ लोग भी आए हुए थे, जिस वजह से वो गुंडे रुक जाते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि वो जो गुंडे थे उन्हें वर्धा के पिता ने ही भेजा है। उसके बाद वो गुंडे कहते हैं कि तुम ये सब क्यों रोक रहे हो, इसका ऑर्डर तुम्हारे पिता ने ही हमें दिया है। वर्धा उसे एक कड़ा निकाल कर देता है जो कि उसे उसके पिता ने दिया था। ये कड़ा एक सरदार का था। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि ये एक पोस्ट की तरह है, यानी जो वर्धा के पास कड़ा था वो एक सरदार का था। इस कड़े की बहुत ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि ये एक पावर का सिंबल है। वर्धा अपना कड़ा उस गुंडे को दे देता है और कहता है कि तुम इन दोनों को छोड़ दो और बदले में मैं तुम्हें अपना कड़ा देता हूँ, जिससे तुम्हें पावर मिलेगी। और इसके बाद वो गुंडा उन दोनों को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वर्धा देवा से कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द ही ये शहर छोड़कर जाना होगा क्योंकि मेरे पिता कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हें कोई भी परेशानी ना हो। और इसके बाद देवा वहाँ से जा रहा होता है अपनी माँ के साथ। तभी वो वर्धा से कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारे लिए सभी लोगों को मार सकता हूँ। देवा के जाते वक्त वर्धा उसे सलार कहकर बुलाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम कुछ गुंडों को देखते हैं जो कि किसी का पीछा कर रहे होते हैं। और ये किसी लड़के का नहीं बल्कि एक लड़की का पीछा कर रहे होते हैं जिसका नाम आध्या होता है। ये लड़की उस गैंगस्टर के दुश्मन की लड़की होती है, इसलिए उस गैंगस्टर ने अपने गुंडों को उसे पकड़ने के लिए भेजा था। दरअसल जो आध्या के पिता थे वो उस गैंगस्टर के दुश्मन थे और आध्या कुछ समय के लिए इंडिया में आ रखी थी। उसके पिता न्यूयॉर्क में होते हैं। उसके पिता इंडिया में किसी को फ़ोन करके कहते हैं जो कि उनकी बेटी को उन गुंडों से बचा सके और जब तक वो इंडिया में है वो सेफ रह सके। और उसके पिता ने जिसे फ़ोन किया था वो कोई और नहीं, वो देवा के अंकल थे। और देवा अपनी माँ के साथ आसाम में ही रहता था। देवा के अंकल आध्या को उसके पिता से बात कराते हैं। उसके पिता कहते हैं कि तुम बस चुपचाप इनकी बात मान लो। फिर देवा के अंकल आध्या को किडनैप करके आसाम में ले आते हैं, जहाँ पर वो लोग उसे एक स्कूल में ले जाते हैं उसे टीचर बनाकर। और वहाँ जाकर वो एक टीचर से मिलते हैं। वो उनसे झूठ कह देते हैं कि यह एक टीचर है और इस स्कूल में पढ़ाना चाहती है। और हम देखते हैं कि जो टीचर थी वो देवा की माँ थी। इसके बाद आध्या यहाँ एक टीचर बनकर रहने लगती है और वो देवा को देखती है जो कि बिल्कुल ही शांत रहता था और कोल माइन में काम करता था। दूसरी तरफ हम एक अंग्रेज को देखते हैं जो कि उस गैंगस्टर के गुंडों से डील करता है कुछ हथियारों को इंडिया से नेपाल पहुंचाने के लिए। इसके बाद वो गुंडा उन्हें एक कनक में रखकर उन पर एक लेबल लगा देता है और वो गुंडा अंग्रेज से कहता है कि इस लेबल को यहाँ पूरे इंडिया में कोई भी नहीं रोक सकता, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और होता भी ऐसा ही है। उस ट्रक पुलिस वाले भी देखकर नहीं रोक रहे थे क्योंकि उस पर वो लेबल लगा हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आध्या एक दिन देवा को टिफ़िन देने के लिए कोल माइन में जा रही थी। तभी उसे कुछ गुंडे आकर पकड़ लेते हैं, लेकिन देवा कुछ नहीं करता क्योंकि उसकी माँ ने उसे लड़ाई करने से मना कर रखा था। लेकिन जब वो गुंडे उसे परेशान करने लगते हैं तब उसकी माँ वहाँ आ जाती है और देवा को आध्या को बचाने के लिए कहती है। इसके बाद देवा उन सभी को अकेले ही पीट देता है और आध्या को बचा लेता है।
लेकिन जैसे ही देवा की माँ को पता चलता है कि ये लोग गैंगस्टर कृष्णकांत के गुंडे थे, तो उसकी माँ कहती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहती। इसके बाद दूसरी तरफ उस गुंडे को एक फ़ोन आता है जो ट्रक में था। कॉल पे वो गैंगस्टर बताता है कि उन्होंने आध्या को आसाम में ढूंढ लिया है। इसके बाद वो गैंगस्टर उसे वहाँ जाने के लिए बोलता है कि तुम इस कनेक्टर को बाद में ले जाना, इससे पहले तुम उस आध्या को पकड़ो। इसके बाद वो गुंडा ट्रक लेकर वहाँ पहुँच जाता है और आध्या को सभी गुंडे मिलकर पकड़ने लगते हैं। देवा और उसकी माँ वहाँ से निकल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उसकी माँ आध्या को देखती है और देवा को उनसे लड़ने के लिए कहती है। देवा उन सभी गुंडों से अकेले ही पीटकर वहाँ से भगा देता है और आध्या को बचा लेता है। इसके बाद वो अंग्रेज उस गुंडे से कहता है कि इस ट्रक को तो कोई भी नहीं रोक सकता, तो फिर इस ट्रक को किसने रोका? तो वो बताता है कि जिसने इस ट्रक को रोका है ये वही इंसान है जिसने ये लेबल्स बनाए हैं। देवा के हाथ पे भी यह लेबल्स का टैटू था। इसके बाद देवा आध्या और अपने अंकल को बचा लेता है। यहाँ पर वर्धा देवा की फाइट खानसार में बैठकर सीसीटीवी में देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि ये खानसार के हैं और वर्धा अब वहाँ का किंग है। और वर्धा वहाँ अपने काका से बोलता है कि ये जो भी लेबल्स को रोकेगा वो मारा जाएगा। ये रूल खुद देवा ने खानसार के लिए बनाया था, तो अब देवा को भी हमें मारना होगा। तब हमें पता चलता है कि ये दोनों दुश्मन बन गए हैं, इसलिए देवा खानसार छोड़कर आसाम में रह रहा है। इसके बाद आध्या कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, मेरे पीछे ये सब गुंडे क्यों पड़े हैं और ये खानसार के लेबल्स वाले कंटेनर्स को देखकर कोई भी पुलिस वाला इन्हें क्यों नहीं रोक रहा। जिसके बाद देवा के अंकल उसे सब बताते हैं कि कई साल पहले ये 3 काबिले हुआ करते थे, जिसका नाम मन्नार, शौर्यंगा और गरियांग है। ये तीनों काबिले बहुत ही ताकतवर थे, जो सभी डाकू और लुटेरे थे जो कि लोगों को लूटते थे। कुछ समय बाद इन तीनों काबिलों ने मिलकर एक जगह बनाई जिस जगह का नाम खानसार है। इसके बाद इन तीनों काबिलों ने इस शहर को हमेशा प्रोटेक्ट करा अंग्रेजों से और सभी बाहरी लोगों से। लेकिन कुछ समय बाद जब देश आज़ाद हुआ 1947 में और उसके बाद कुछ नियम और नीतियां बनाई गई, तो खानसार पर खतरा बढ़ने लगा और सरकार ने उस शहर को अपने अंडर करने की कोशिश की। लेकिन मन्नार के लीडर शिव मन्नार ने सरकार को धमकी दी कि अगर उन्होंने यहाँ कोई भी नियम लागू करने की कोशिश की तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद शिव मन्नार ने वहाँ पर कई सारे डेवलपमेंट किए, जैसे कि खुद की आर्मी बनाई और खुद के रूल्स और लीडर चुनने के लिए एक लोकतंत्र भी बनाया। उसने वहाँ वोट सिस्टम के लिए 101 जगह को बांट दिया और 3 पोस्ट बनाई, कपार, सरदार और कर्ता। और इन तीनों को पहचानने के लिए उन्होंने कुछ कड़े नियम भी बनाए जिसकी मदद से इन्हें पहचाना जा सके। सबसे नीचे की पोस्ट कपार, उसके बाद सरदार और सबसे ऊपर कर्ता है, मीन्स किंग, जो इस शहर को चलाने वाले हैं। लेकिन कुछ समय के बाद किसी कारण से शिव मन्नार की मौत हो जाती है और उसके बाद तीनों काबिलों के सरदार ये फैसला करते हैं कि वो सभी शौर्यांगा काबिले के सरदार को अपना कर्ता बनाएंगे। लेकिन ये बात शिव मन्नार के बेटे राज मन्नार को बुरी लगती है, क्योंकि वो खानसार पर राज करना चाहता था। इसलिए उसने शौर्यांगा काबिले के सरदार को मरवा दिया और सभी को ऑर्डर दिया कि शौर्यांगा कबीले के जितने भी लोग हैं उन सभी को मार दिया जाए। और इसके बाद शौर्यांगा कबीले को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। और फिर राजमनार अपने ही नियम बनाता है और वो एक नियम बनाता है कि जो भी सबसे ताकतवर होगा वही खानसार पर राज करेगा। और वो कर्ता की पोस्ट से हटने के डर से अपने सभी परिवार के लोगों को बड़ी बड़ी पोस्ट पर बिठा देता है, जिससे कि उसको कोई भी हरा ना पाए। राजमनार की 2 बीवियां होती हैं, जिसमें से एक बीवी का एक बेटा और एक बेटी होती है और दूसरी बीवी का बेटा वर्धा और उसका छोटा भाई होता है। और वो वर्धा को कोई भी पोस्ट नहीं देता है, क्योंकि उसने पहले ही उसे सरदार की पोस्ट दी थी। कड़े को उसने एक गुंडे को सौंप दिया था देवा को बचाने के लिए, इसलिए उसे कोई भी पोस्ट नहीं मिलती।
इसके बाद हम देखते हैं कि राजमन्नार को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ता है और इस दौरान वो अपनी बेटी को अपनी कुर्सी सौंप देते हैं और कहता है कि जब मैं यहाँ वापस आऊँगा तो मैं इस कुर्सी को अपने बेटे वर्धा को दे दूंगा। इसी दौरान वो वर्धा को वापस सरदार बनाने के लिए दूसरे एक सरदार का कड़ा वर्धा को दे देता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्यार अपने बेटे वर्धा से ही करता था। और फिर हम देखते हैं कि जिस आदमी से राजमन्नार ने वो सरदार का कड़ा लिया था, वो आदमी उसी गुंडे का बेटा होता है जिसे वर्धा ने बचपन में अपना कड़ा दिया था। राजमन्नार का जमाई भारवा उस आदमी को भड़काना चालू करता है और कहता है कि तुम्हारे साथ ये सही नहीं हुआ, तुम्हें उससे अपना बदला लेना चाहिए। जिसके बाद वो पूरी तरह से वर्धा के ऊपर भड़क जाता है और फिर जमाई कहता है कि तुम्हें अपने सरदार की पोस्ट वापस लेनी चाहिए। इसके बाद वो आदमी वर्धा को मारने के लिए तैयार हो जाता है ताकि उसकी पोस्ट वापस मिल जाए। और हम यहाँ देखते हैं कि जो वर्धा का सौतेला बड़ा भाई है वह भी उससे बहुत नफरत करता है, क्योंकि वह चाहता था कि वो सबसे बड़ा है, इसलिए उसे ही खानसार का कर्ता बनना चाहिए। इसके बाद वो सभी लोग वर्धा को मारने का प्लान करते हैं और सभी एक साथ मिल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी बातें राजमन्नार की बेटी भी सुन लेती है और वो कहती है कि यह सब ठीक नहीं है। जिसके बाद वो आदमी कहता है कि ये जो भी हम कर रहे हैं ये सही है, क्योंकि तुम्हारे पिता ने ही ये सब रूल्स बनाए थे। जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा वो उनके खिलाफ बगावत कर सकता है और खानसार का कर्ता बन सकता है। तभी हम देखते हैं कि वो सभी लोग वर्धा को मारने के लिए उसके पास चले जाते हैं और वहाँ वर्धा उनके हाथ से मरने ही वाला था, लेकिन तभी हमें कुछ आवाज़ें आती है और ये आवाज़ सीज़ फायर की थी। दरअसल राजमन्नार की बेटी ने सीज़ फायर को लागू कर दिया था जिससे वर्धा को बचाया जा सके। सीज़ फायर का मतलब अब कोई भी वायलेंस नहीं कर सकता। लेकिन खानसार शहर के अंदर वोटिंग सिस्टम है, इसलिए वो सभी बोलते हैं कि तुम ये नहीं बता सकती कि सीज़ फायर लागू होगा या नहीं, इसके लिए वोटिंग होगी। फिर हम देखते हैं कि 9 दिन बाद वोटिंग होने वाली है, सीज़ फायर को लागू करा जा सके ताकि ये सभी उसे मारकर बड़ी पोस्ट पर बैठ सके और ये लोग सभी लोगों को अपनी तरफ कर लेते हैं और खुद एक मिलिट्री भी बना लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वर्धा भी अपनी मदद के लिए गुजरात पहुंच जाता है, जहां देवा से मिलता है और उससे मदद मांगता है, क्योंकि देवा ने बचपन में कहा था कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसलिए देवा को लेकर खानसार में आ जाता है और उसका भाई कहता है ये क्या कर लेगा, हमें एक आर्मी की ज़रूरत थी। वर्धा बताता है कि ये 1 मैन आर्मी है, लेकिन देवा कोई जवाब नहीं देता। तभी वहाँ पर हम एक सरदार को देखते हैं जिसका नाम विष्णु था। वो वहाँ सभी औरतों के साथ अत्याचार कर रहा था, जिसे देखकर देवा गुस्सा हो जाता है और उसे पीटने लगता है और जान से मार देता है। इसके बाद सभी लोग देवा को देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं काली माँ ने हमें बचाने उसका बेटा भेज दिया है। फिर उन दोनों को जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर वोटिंग के कुछ दिनों पहले उन दोनों को जेल से पार्लियामेंट में बुलाया जाता है और विष्णु के पिता उसके बेटे को मारने का दोषी वर्धा को मानते हैं, क्योंकि उस वक्त वो भी वहीं पर था। लेकिन देवा उन्हें रोकता है और कहता है कि मैंने आपके बेटे को मारा है, आप मुझे सजा दीजिए और उसे छोड़ दीजिए। लेकिन विष्णु के पिता ऐसा नहीं करते हैं। जैसे ही वो वर्धा की तरफ बढ़ते हैं तभी देवा उनका गला काट देता है और पूरे पार्लियामेंट में जितने भी लोग थे वे सभी ये देखकर शॉक हो जाते हैं। इसके बाद उन दोनों को दोबारा जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद वोटिंग का दिन आता है और उस दिन राजमन्नार वापस खानसार लौट आता है और वोटिंग के दिन सभी वोट सीज़ फायर को बंद करने के लिए आते हैं। लेकिन जैसे ही राजमन्नार वोट करता है तो सभी वोट बराबर हो जाते हैं, क्योंकि राजमन्नार की वोट पावर ज़्यादा थी। और इसके बाद अब वर्धा सीज़ फायर को बंद करने के लिए वोट कर देता है, जिसकी वजह से सीज़ फायर बंद हो जाती है। लेकिन राजमन्नार ये सोच रहा था कि मेरा बेटा सीज़ फायर को चालू रहने के लिए वोट करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लड़ाई हो। वो चाहता था कि मैं अपने बेटे वर्धा को खानसार का कर्ता बनाऊं। लेकिन वो ऐसा नहीं करता और फिर वर्धा और देवा मिलकर कुछ गुंडों से लड़ते हैं और उन सभी को मार देते हैं। और अब वो पूरी तरह से तैयार हो चुके थे उन सभी से लड़ने के लिए।
तभी राजमन्नार पर एक आदमी हमला करता है, लेकिन राजमन्नार उससे बच जाता है। और जब वो उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ मुझे मारने के लिए किसने भेजा, तो वो आदमी बताता है कि वो इतने सालों से राजमन्नार को मारने की और अपने शौर्यांगा कबीले का बदला लेने की प्लानिंग कर रहे थे। और आज वो दिन आ गया और उस कबीले के सभी लोग तैयार हैं उस पर हमला करने के लिए। ये बात सुनकर राजमन्नार हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने तो सभी शौर्यांगा कबीले के लोगों को खत्म कर दिया था। लेकिन वो तभी बताता है कि हमने शौर्यांगा कबीले के कुछ लोगों को बचा लिया था और हमारे कई सारे लोग तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए तैयार हैं। इधर हम राजमन्नार को देखते हैं, जो अपनी बेटी के साथ था। उसकी बेटी राजमन्नार से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वो अपनी बेटी को बताता है कि मैंने जिस आदमी को मारा था उसने मुझे बताया कि ये सब भरवा ने किया है। मेरे खुद के जमाई ने मेरे साथ ऐसा किया है, क्योंकि भरवा बहुत दिनों से ये षड्यंत्र रच रहा था और वो शौर्यांगा कबीले के सरदार बनकर मुझे मारना चाहता था, क्योंकि वो खुद भी एक शौर्यांगा है और वो उस दिन का इंतज़ार कर रहा है। और आज वो दिन आ गया है। मैंने जब शौर्यांगा कबीले को मारा था तब उसमें कुछ लोग बच गए थे और वो अब मुझे मारने के लिए भरवा के साथ आर्मी बनाकर यहाँ आ रहे हैं। यह सब सुनकर उसकी बेटी बहुत डर जाती है। हमें पता चलता है कि देवा भी शौर्यांगा कबीले से ही है, लेकिन उस वक्त वार्धा ने उसको उसकी माँ को खानसार से बाहर जाने के लिए हेल्प की थी। लेकिन देवा के पिताजी तब मारे गए थे, जो कि तब असली किंग बनने वाले थे। इसलिए राजमन्नार ने देवा के पिताजी को मरवा दिया था। सीज फायर बंद हो चुकी थी। इसका मतलब दोनों तरफ से काफ़ी लड़ाई झगड़े होने वाले हैं। वार्धा पर जब लोग हमला करते हैं तब देवा उन सभी लोगों को मार देता है। वार्धा और देवा दोनों मिलकर उन लोगों को मारते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी सभी को बताता है कि शौर्यांगा कबीले के सरदार का बेटा अभी भी जिंदा है और वो कोई और नहीं बल्कि देवा ही है। राजमन्नार पूरी तरह से परेशान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस तरफ राजमन्नार का दूसरा बेटा रुद्र भी अपने मामा के साथ वार्धा को मारने के लिए तैयार हो जाता है और देवा वार्धा से कहता है कि मैं तुम्हें इस कुर्सी पर बिठा कर ही रहूंगा। तभी हम आध्या और देवा के अंकल को देखते हैं। आध्या उनसे पूछती है कि देवा के पिता को वार्धा के पिता ने मारा था, तो फिर देवा उसकी मदद क्यों कर रहा है? असली हकदार तो कुर्सी पर बैठने वाला देवा ही है, तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है? और इसी सस्पेंस के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।
ये मूवी मैंने थिएटर में जाकर देखी थी और ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी, इसलिए मैं आप सबके सामने ये मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मूवी की शुरुआत में हमें जापान की एक रस्म दिखाई जाती है जिसमें दूल्हा दुल्हन को शादी करते वक्त एक बहुत महंगा तोहफा देता है और ये तोहफा ज्यादातर एक तरह का सितार है। ये सितार लाल चंदन की लकड़ी से बनता है और चंदन की लकड़ी जापान के आसपास नहीं मिलती। ये सिर्फ भारत के शहर झेलम के जंगलों में उगती है और वहाँ से इसकी स्मगलिंग करके चेन्नई के रास्ते इसको पूरी दुनिया में बेचा जाता है। अब फिर हम एक पुष्पा नाम के आदमी को देखते हैं जो एक फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा था और वो टेंशन में बाहर आकर चाय पाव खाने बैठ जाता है। लेकिन जब वहाँ मालिक आते हैं तो उन्हें उसका ये स्टाइल पसंद नहीं आता और मालिक का आदमी जब पुष्पा से सही से बैठकर और मालिक को इज्जत देने की बात कहता है तो पुष्पा साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ काम करने आया हूँ और काम मैं बराबर कर रहा हूँ। वो उस आदमी की कोई बात नहीं सुनता और जब उसे पगार मिलती है तो वो आधी पगार मालिक के मुंह पर मारने के लिए छोड़ आता है और कहता है कि बाजार में इस पैसों से जाकर इज्जत खरीद लो। वो अब इस नौकरी को भी छोड़ देता है और वापस अपनी माँ के पास गाँव में चला जाता है और वहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो कर्जा ना भरने पर पुष्पा की माँ से लड़ रहा होता है और पुष्पा अब अपनी भैंसों को बेच डालता है और भैंसों को बेचने से आए हुए पैसों से वो उस आदमी का हिसाब चुकता करता है। लेकिन क्योंकि इस आदमी ने उसकी माँ को इतना बुरा भला बोला था इसलिए वो उसको ऐसे तो नहीं जाने दे सकता था। उसने पुराने मोहल्ले के सामने उसकी माँ को जलील किया था, इसलिए पुष्पा उस आदमी को पीटकर उन सभी आदमियों को वापस बाहर बुलाता है और उस आदमी को हर एक मोहल्ले वासी से एक एक करके बुलवाता है कि पुष्पा की माँ ने कर्ज चुका दिया है। अब क्योंकि पुष्पा के पास कोई काम नहीं था इसलिए वो मजदूरी के चाक पर जाकर बैठ जाता है और वहाँ वो दो गाड़ियाँ देखता है। एक गाड़ी में लोग दिहाड़ी के लिए जा रहे थे और दूसरी गाड़ी में भी लोग दिहाड़ी के लिए जा रहे थे, लेकिन दूसरी गाड़ी वाला काम गैर कानूनी था और इसलिए उसमें वेतन ज्यादा मिलने वाला था। पुष्पा के पास मौका था कि वो पहली गाड़ी में जा सकता है लेकिन वो दूसरी गाड़ी चुनता है और यहाँ से फिर उसका सफर शुरू होता है। ये सभी लोग काफी लंबा सफर तय करते हुए जंगलों में जाते हैं और इनका काम यहाँ लाल चंदन के पेड़ों को काटने का है। पुष्पा भी अब इस काम में जुट जाता है, लेकिन जब वहाँ पुलिस आती है तो वो सभी लोग वहाँ से डर कर जाने लगते हैं। लेकिन पुष्पा सभी को रुकने को बोलता है और कहता है कि यह सुबह से हम काम कर रहे हैं लेकिन अब इन पुलिस वालों से डरकर हम अपनी मेहनत बेकार नहीं करेंगे। वो उनको फिर एक प्लान बताता है और वो लोग भागने के बजाय वहीं रुक जाते हैं और अब वहाँ पुलिस आ जाती है। डीएसपी गोविंदप बाहर आता है और डीएसपी गोविंदप इतना बहादुर पुलिस ऑफिसर था कि उसका नाम सुनते ही सारे स्मगलर्स भागने लगे थे। अब पुष्पा ने सारी लकड़ियों को पहले ही छुपा दिया होता है और पुलिस के पास उसका कोई सबूत नहीं होता, लेकिन उन्हें पता है कि ये स्मगलिंग कर रहे हैं, इसलिए वो पुष्पा को धमकी देकर उस पर गन तान देता है। पुष्पा उससे बिल्कुल नहीं डरता और अब पुष्पा के साथ खड़े सारे मजदूर उस पर कुल्हाड़ी तान देते हैं। अब यहाँ पुलिस कम और पुष्पा की बात मानने वाले मजदूर ज्यादा थे, इसलिए डीएसपी गोविंदप की बेइज्जती होकर अब वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब फिर हम देखते हैं कि पुष्पा ने लकड़ियाँ पेड़ से बांधकर ऊपर लटका दी थी। अब वहाँ मजदूरों की गैंग बन जाती है और पुष्पा वो गैंग बनाकर अपनी अपनी लकड़ियों को काटने लगते हैं। पुष्पा का इस काम में मन लग जाता है और सभी लोग पुष्पा की हिम्मत और उसके रुतबे को देखकर काफी हैरान होते थे। एक केशव नाम का बंदा पुष्पा के पास आकर उसकी गैंग ज्वाइन कर लेता है और अब केशव और पुष्पा साथ में बात करते हैं और काम करते हैं। अब हमेशा की तरह यहाँ लाल चंदन ट्रकों में भरा जा रहा था, लेकिन आज डीएसपी गोविंदप पूरी पुलिस फोर्स को लेकर यहाँ आ जाता है और अब सभी मजदूर हड़बड़ाने लगते हैं। लेकिन अभी सबसे पहले इन काटी हुई चंदन की लकड़ियों को बचाना जरूरी था, इसलिए पुष्पा पुलिस का ध्यान भटकाकर सीधे ट्रक में बैठकर दूर जाने लगता है। पूरी पुलिस फोर्स पुष्पा का पीछा करने लगती है और उसे पकड़ने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद पुष्पा अचानक गायब हो जाता है और पुलिस सोचती ही रह जाती है कि आखिर पुष्पा गया तो गया कहाँ। लेकिन तभी पुष्पा खुद उनके सामने आ जाता है और खुद को पुलिस के आगे सरेंडर कर देता है। पुलिस उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर खूब मारती है और उससे पूछती है कि आखिर वो ट्रक कहाँ है जिसमें तुम स्मगलिंग करने वाले थे। लेकिन इतनी ज्यादा मार खाने के बाद भी पुष्पा उन्हें कुछ नहीं बताता। अब पुलिस उसे खूब मारती है, लेकिन पुष्पा सिर्फ हंसता जा रहा था। लेकिन जब पुलिस उससे उसका नाम पूछती है और उसके पिता का नाम पूछती है तो पुष्पा अपने पिता को याद करके हंसना बंद कर देता है और फिर यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हम पुष्पा को स्कूल में एडमिशन लेते हुए देखते हैं और जब मास्टर उससे उसके बाप का नाम पूछता है तो वो खुशी खुशी मुलेठी नाम उन्हें
बताता है, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आता है और मास्टर से मना कर देता है कि ये मेरा छोटा भाई नहीं है। असल में वेंकटेश्वर के पुष्पा के साथ अवैध संबंध थे और हालांकि वेंकटेश्वर पुष्पा की माँ की हर ख्वाहिश पूरी करता था, लेकिन जब मुलेठी की मृत्यु हो गई तब पुष्पा और पुष्पा की माँ एकदम अकेले हो गए और मुलेठी का असली बड़ा बेटा पुष्पा से नफरत करने लगा और पुष्पा की बर्बादी के लिए वो हर जगह पुष्पा की माँ को गाली देते हुए पुष्पा को नाजायज औलाद कहकर पुकारने लगा और हर जगह जब भी पुष्पा उठने की कोशिश करता तो उसका ये सौतेला भाई उसे नीचे गिरा देता। उसने पूरे स्कूल के सामने पुष्पा की बेइज्जती कर डाली और उसके नाम में से उसके पापा का नाम हटा दिया और फिर उसी दिन में पुष्पा का कंधा छड़ गया और पुष्पा की डेयरिंग जिंदगी का सफर शुरू हुआ। वहीं प्रेजेंट में पुष्पा मार खाने के बाद भी मुंह नहीं खोलता और फिर उसकी जमानत करने के लिए ये 3 गुंडे सामने आते हैं। ये 3 गुंडे लाल चंदन की स्मगलिंग करते हैं और यही पुष्पा और दूसरे मजदूरों को वहाँ काम पर भेजते हैं। ये तीनों भाई हैं और इनमें पहले भाई का नाम जॉली रेड्डी है। जॉली रेड्डी बिगड़ा हुआ अयाश है जो हमेशा शराब और शबाब में खोया रहता है। दूसरे भाई का नाम जक्का रेड्डी है और ये इन तीनों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। तीसरा भाई कौंदा रेड्डी है और ये एक गुंडा है और इसको लड़ाई का इतना शौक है कि दुश्मन को खत्म करने के लिए दुश्मन की जीप के ऊपर खड़ा होकर ये ग्रेनेड छोड़ देता है, जिस वजह से इसका एक हाथ भी कट चुका है। ये तीनों लोग पुष्पा से इम्प्रेस हो गए थे क्योंकि पुलिस की मार खाने के बाद भी पुष्पा ने एक शब्द तक इन तीनों के खिलाफ नहीं बोला था और अब वो लोग उसे पूछते हैं कि वो ट्रक कहाँ है जहाँ तुमने लाल चंदन की लकड़ियाँ छुपाई हैं। पुष्पा अब अपनी बात उन्हें बताता है और अब हमें समझ आता है कि पुष्पा ने पुलिस को मुंह इसलिए नहीं खोला था क्योंकि पुष्पा अगर इनके सामने मुंह खोल भी देता तो पुष्पा को कुछ नहीं मिलता, लेकिन अब पुष्पा इन तीनों को उस ट्रक का पता बताता है और इनसे बदले में 5 लाख की रकम मांगता है। जॉली रेड्डी जो दिमाग से थोड़ा सनका हुआ था उसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन अगर उन्होंने अब पुष्पा की बात नहीं मानी तो उन्हें वो करोड़ों का ट्रक जिसमें लाल चंदन है वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए वो सभी पुष्पा के बताए रास्ते पर जाते हैं और वहाँ एक छोटा सा तालाब बना होता है और पुष्पा ने वही इतने बड़े ट्रक को छुपाया होता है। अब पुष्पा को 5 लाख रुपए दे दिए जाते हैं और पुष्पा जब वापस गाड़ी में बैठने लगता है तो जॉली रेड्डी उसे दिहाड़ी मजदूर कहकर दूर हटा देता है और ऑटो में जाने के पैसे छोड़ जाता है। ये देखकर पुष्पा को गुस्सा आता है और वो तुरंत इन 5 लाख रुपए से सेम टू सेम गाड़ी खरीदने को कहता है। केशव हालांकि शॉक हो जाता है, लेकिन पुष्पा की बात मानते हुए दोनों गाड़ी खरीदकर अपने गाँव वापस जाते हैं और अपनी माँ को इसे दिखाते हैं। वो लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पुष्पा का सौतेला भाई जब ये देखता है तो वो फिर से जलने लगता है। वहीं पुष्पा और केशव गाड़ी में बैठ अब रेड्डी हाउस में आते हैं और वहाँ जॉली उनकी गाड़ी को देखकर फिर से अपनी नाक चढ़ा देता है। वहाँ कौंडा रेड्डी कुछ मजदूरों को पीट रहा था क्योंकि कुछ माल उनका उनकी वजह से पुलिस ने पकड़ लिया था। कौंडा रेड्डी को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन भीड़ में से पुष्पा कौंडा से कहता है कि उसके पास एक ऐसा प्लान है जिससे पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये सुनकर सब काफी शॉक हो जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन कौंडा उसे कहता है कि अगर प्लान ठीक नहीं हुआ तो तुम मार दिए जाओगे। पुष्पा हाँ कर देता है और वो ऐसा ट्रक क्रिएट करवाते हैं जिसके नीचे के पोर्शन में तो लाल चंदन भर दिया जाएगा और ऊपर के पोर्शन में दूध। ऐसा करके वो पुलिस को आसानी से चकमा दे पाएंगे। कौंडा को ये प्लान काफी ज्यादा अच्छा लगता है और अब ये प्लान एग्जीक्यूट किया जाता है और वो जब इस प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो पुलिस को उन पर बिल्कुल यकीन नहीं होता क्योंकि ट्रक के अंदर दूध ही दूध था। कौंडा को जब ये पता चलता है तो वो काफी खुश होता है और अब पुष्पा को वो सारा काम सौंप देते हैं और उसे 1 करोड़ के प्रॉफिट पर 5 लाख देने का डिसाइड करते हैं। अब ये बहुत अच्छी रकम थी, लेकिन फिर भी पुष्पा उसे ठुकराकर 4% की मांग करता है और पुष्पा ने पहले से 1 लाख कम की मांग की थी, इसलिए कौंडा को कोई आपत्ति नहीं होती। असल में वो रेड्डी का एम्प्लॉय नहीं पार्टनर बनना चाहता था। अब फिर पुष्पा ऐसे ही काम करने लगता है और फिर वो एक दिन गाँव में एक लड़की को देखता है जो अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी। पुष्पा का उस पर दिल आ जाता है और उसे पता चलता है कि ये लड़की उनके साथ काम करने वाले एक बुढ़े मजदूर की बेटी है। इसका नाम श्रीवली है और पुष्पा को इससे प्यार हो जाता है और वो अब रोज श्रीवली को देखने और ताड़ने आता रहता है और वो केशव से बार बार पूछता है कि आखिर वो मुझे देखती है या नहीं। श्रीवली पुष्पा को भाव तक नहीं देती थी, इसलिए पुष्पा बहुत परेशान हो जाता है और उसकी परेशानी का दर्द केशव को झेलना पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की नजरों के नीचे से वो लोग
स्मगलिंग का काम जारी रख रहे थे और ऐसा करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन डीएसपी गोविंदम ट्रक्स को रुकवा लेता है और ट्रक को बचाकर देखता है और उसमें खोखले पानी की आवाज आती है। यानी अब पुलिस सारा माजरा समझ जाती है और ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को अरेस्ट कर लेती है। इन दोनों में से एक वही बुढ़ा आदमी था जो शिवली का पिता है। पुलिस इन दोनों को पीटकर अब अपनी साइड में ला लेती है और उनको कुछ पैसे देकर अपने लिए काम करने के लिए फोर्स करती है। वो दोनों पैसे के लालच में मान जाते हैं और अब ये दोनों उनको गोदाउन के बारे में जानकारी ला कर देंगे। वहीं श्रीवली अपनी सहेलियों के साथ मूवी देखने आई होती है, लेकिन वहाँ टिकट्स ब्लैक में बेची जा रही थी और उनके पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन तभी वहाँ केशव आ जाता है और वो उसकी सहेलियों को 1000 रुपए देकर पुष्पा को एक बार देखने को कहता है। उसकी सहेलियाँ शिवली को ऐसा करने के लिए मनाती हैं और फिर 1000 रुपए लेकर वो मूवी देखने चली जाती हैं। वहाँ जॉली रेड्डी भी मौजूद था और वो शिवली को देख लेता है और उसकी नीयत बिगड़ जाती है। वहीं अगले दिन पुष्पा जब नीचे खड़ा होता है तो वो शिवली और उसकी सहेलियों को देखता है। उसकी सहेली अब श्रीवली को काम पूरा करने के लिए कहती है और अब श्रीवली पुष्पा को देखकर स्माइल पास कर देती है। पुष्पा ये देखकर फुल चार्ज हो जाता है और वह एक्साइटमेंट में सीधे श्रीवली के पास जाकर पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। श्रीवली उसे साफ मना कर देती है और बताती है कि ये सब तो केशव ने 1000 रुपए के बदले में मुझे करने को कहा था। ये सुनकर पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे केशव को पीटने लगता है, लेकिन तभी उसके शैतानी दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो उसे 5000 रुपए देकर कहता है कि उससे तू पूछ करा कि 5000 में वो किस कर सकती है क्या। वहीं हम सभी ट्रक्स को देखते हैं जो स्मगलिंग करके एक गोडाउन में आ जाते हैं और उस गोडाउन में वो लाल चंदन को रखने का डिसाइड करते हैं। वहाँ कोंडा रेड्डी से मिलने मंगलम जीनू आता है। मंगलम जीनू यहाँ के लाल चंदन को 15 चेक पोस्ट से पार कराता हुआ चेन्नई पहुँचाता है और मंगलम जीनू बहुत बड़ा गुंडा है। मंगलम जीनू ने अपना सारा माल यहाँ रख दिया है। मंगलम जीनू का साला हालांकि मना करता है क्योंकि माल की रखवाली का काम जॉली रेड्डी का है, लेकिन वो एक नंबर का अय्याश है और वो कोई काम ढंग से नहीं करता। लेकिन कोंडा रेड्डी उन सबको बेफिक्र रहने को कहता है और उन्हें पुष्पा के बारे में बताता है कि वो यहाँ की रखवाली करेगा और उसके होते हुए आपके माल को कुछ नहीं होगा। अब मंगलम जीनू को जब यकीन हो जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो जमीन के नीचे गड़ा हुआ है और ये वही आदमी है जिसने मंगलम जीनू के माल के साथ हेरा फेरी की थी और बदला लेने के लिए मंगलम जीनू ने इसे यहाँ काट दिया है। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा अब श्रीवली से मिलने जाता है और उसकी सहेली श्रीवली को पुष्पा को किस करने को कहती है, लेकिन श्रीवली बहुत डरी हुई थी और वो उसे कहती है कि वो पहला किस अपने हस्बैंड को ही करेगी। लेकिन पुष्पा जब उसे फिर से किस करने लगता है तो श्रीवली रोने लगती है और उसकी सहेलियां पुष्पा को गलत समझकर वहाँ से चली जाती हैं। वहीं अब पुष्पा फिर अगले दिन गोदाउन में जाता है और वहाँ जब वो देखता है कि माल अभी तक यहाँ पड़ा हुआ है तो वो इसका कारण पूछता है, जिस पर उसे पता चलता है कि जॉली रेड्डी ने कल रात के लिए इस जगह को अपनी अयाशी का अड्डा बना दिया था और इसकी वजह से उसने माल लोड करने से मना कर दिया था। अब पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे अंदर जाता है जहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसको जॉली रेड्डी ने हैरेस किया था। वो उस लड़की को संभालता है और उसे वापस गाँव भेजता है और जब जॉली को पता चलता है कि पुष्पा ने मजदूरों को फिर से काम पर लगाकर लकड़ी को वापस भेज दिया है तो वो पुष्पा को पीटने लगता है। लेकिन तभी पुष्पा के पास कॉन्डी रेड्डी का फोन आता है और उसे पता चलता है कि पुलिस यहाँ आ रही है। पुलिस को गोदाउन की लोकेशन उन आदमियों ने दी थी और अब पुलिस इन सभी को गिरफ्तार करके इनका माल जब्त कर लेने वाली थी, लेकिन पुष्पा ने जबान दी थी कि वो माल की रखवाली करेगा, इसलिए वो कुछ न कुछ सोचने लगता है और फिर तभी उसे ख्याल आता है और वो सारी लकड़ियों को पास बह रही झील में फेंक देता है। और जब पुलिस वहाँ आती है तो फिर से पुलिस को पुष्पा तो दिखता है लेकिन लाल चंदन की लकड़ियाँ नहीं दिखती। वहीं पुष्पा के आदमी डैम पर जाकर डैम को रोक देते हैं और डैम के अंदर से सारी लकड़ियां फिर से बाहर निकाल ली जाती हैं। अब पुष्पा ने करोड़ों का माल पुलिस के हाथों से बचाया था, इसलिए इसकी खुशी में एक जश्न का ऐलान होता है और आज रात को सभी एमएलए, सिंडिकेट और गुंडे सभी शामिल होते हैं। इस पार्टी में नाच गाने के साथ पुष्पा मंगलम जीनू के कुछ वर्कर्स को आपस में बात करते हुए देखता है और वो आपस में बात कर रहे थे कि मंगलम जीनू रेड्डी से 25 लाख में 1 टन लकड़ी खरीदता है, लेकिन आगे जाकर वो 1 टन लकड़ी किसी मॉर्गन नाम के आदमी को 2 करोड़ में बेच देता है। ये सुनकर
सुनकर पुष्पा के होश उड़ जाते हैं और वो सीधे ये बात जाकर कोंडा रेड्डी को बताता है और कोंडा रेड्डी को मंगलम जीनू के पास जाकर दाम बढ़ाने की बात करता है। लेकिन कोंडा रेड्डी के भीतर मंगलम जीनू का डर था, इसलिए वो पुष्पा से ही बात करने को कहता है कि तुम जाकर बात करो। लेकिन पुष्पा अभी मना कर देता है क्योंकि वो अभी इस रेट के अपने 4% में खुश था। वही वो बुढ़ा आदमी जब इन दोनों को बात करते हुए देखता है तो वो पुष्पा की किस्मत की तारीफ करता है और केशव इस बात का फायदा उठाकर उससे उसकी बेटी का पुष्पा के लिए हाथ मांग लेता है और पुष्पा को वो मुलेठी वेंकटरमन का बेटा बताता है। उसका इतना बड़ा खानदान सुनकर बुढ़ा आदमी तुरंत हाँ कर देता है और दोनों की शादी का प्लान बनाता है। पुष्पा अपनी माँ के साथ लड़की देखने आता है, लेकिन तभी उनकी शादी बिगाड़ने के लिए वहाँ पुष्पा का सौतेला बड़ा भाई फिर से आ जाता है और वो फिर से उसकी माँ को जलील करता है। इससे श्रीवली की माँ तुरंत शादी तोड़ने का फैसला दे देती है और उनके बीच क्योंकि बहस हो रही थी इसलिए इस बीच पुष्पा की माँ को धक्का लग जाता है और चोट लगने के कारण उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। और फिर हमें पुष्पा का फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें जब पुष्पा के पापा मर गए थे तो पुष्पा के सौतेले भाई के साथ साथ पुष्पा ने भी क्रियाक्रम में भाग लेकर अपना सर मुंडवाया था, लेकिन उसके भाइयों ने उसको कभी नहीं अपनाया और उसके घर में जो भी मुलेठी का दिया हुआ सामान था वो सब उससे छीन लिया। उन्होंने पुष्पा के पापा की दी हुई सोने की चेन जिसमें उसका और उसके पापा की तस्वीर थी वो भी उससे छीन लिया और अब पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो अब कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। इसलिए वो अब सीधे मंगलम जीनू के घर ज्यादा रेट मांगने के लिए चला जाता है। लेकिन वहाँ जाने पर वो एक आदमी को देखता है जिससे मंगलम जीनू का साला पीट रहा था क्योंकि उस आदमी ने रेट बढ़ाने की बात कही थी। एमएलए का मंगलम जीनू के पास उस आदमी को छोड़ने के लिए कॉल आता है, लेकिन मंगलम जीनू एमएलए से झूठ बोल देता है कि 5 मिनट पहले ही उस आदमी को टपका दिया। अब कॉल के बाद फिर उस आदमी को बेरहमी से मार देता है। पुष्पा को ये सब देखकर डरना चाहिए था, लेकिन वो डरने के बजाय अब 50 लाख की जगह 1 करोड़ की डिमांड कर देता है और ये देखकर मंगलम जीनू शॉक हो जाता है। लेकिन पुष्पा बिना डरे मंगलम जीनू का फोन निकालता है और मॉर्गन को कॉल कर सीधे उसे अपनी बात बताता है कि वो मंगलम जीनू को माल ना बेचकर सीधे तुमसे बात करेगा। मंगलम जीनू और बाकी सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सभी पुष्पा पर हमला कर देते हैं, लेकिन पुष्पा सभी को एक साथ संभाल लेता है और उनको पीट डालता है। वो अब केशव के साथ सीधे मॉर्गन के पास पहुंचता है और वहाँ जब उसे मॉर्गन से मिलने नहीं दिया जाता तो वो मॉर्गन के असिस्टेंट को एक सैंपल दिखाता है और ये सैंपल चेक करवाकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ऐसी क्वालिटी का चंदन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब पुष्पा 10 टन लकड़ी उसके सामने रख देता है और मॉर्गन के असिस्टेंट को भी हालांकि मंगलम जीनू का डर था, लेकिन वो इतनी हाई क्वालिटी और इतना ज्यादा क्वांटिटी देखकर मुंह नीचे कर लेता है। लेकिन वो पहले रेड्डी को कॉल करने को कहता है। पुष्पा कोंडा रेड्डी को अपना ये प्लान समझाता है कि हम सीधे मंगलम जीनू को बीच में ना लाते हुए मॉर्गन से माल खरीदेंगे और बेचेंगे। थोड़ी देर के समझाने के बाद कोंडा रेड्डी मान जाता है और उनकी डील फाइनल हो जाती है। इसमें 50% पुष्पा को और 50% कोंडा रेड्डी को मिलने वाला है। वहीं जॉली रेड्डी को ये पता चलता है कि इन 2 आदमियों ने पुलिस का साथ दिया है और जॉली रेड्डी अब इन दोनों आदमियों को पीटने लगता है और उसमें से एक को तो मार डालता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस बुढ़े आदमी की एक बेटी भी है तो वो अपनी बेटी को एक रात उसके घर भेजने की धमकी देता है। अब श्रीवली ही अपने पापा की जान बचा सकती थी और जब ये बात श्रीवली को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी होती है, लेकिन अपने पापा की जान तो उसे बचानी ही थी। श्रीवली रोते हुए तैयार होती है और रात को घर से जॉली रेड्डी के पास जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन वो जाती पुष्पा के घर है और पुष्पा को सारी बात बता देती है, लेकिन पुष्पा उसकी मदद करने से मना कर देता है। लेकिन फिर पुष्पा को पता चलता है कि श्रीवली उसे प्यार करती थी और उसके जंगली होने के बावजूद जब वो किस वाली बात हुई थी तब श्रीवली इनडायरेक्ट वे में पुष्पा से पहले शादी करने के लिए पूछ रही थी। अब पुष्पा सब समझ जाता है और वो श्रीवली की मदद करने के लिए उसको लेकर सीधे जॉली रेड्डी के पास जाकर उसे खूब पीटता है और उसे अधमरी हालत में कर देता है और लास्ट में फिर वो जॉली से कहता है कि अगर तुम मर्द होगे तो ये लड़ाई हमारे बीच रखोगे और बच्चों की तरह कोंडा रेड्डी से जाकर मेरी शिकायत नहीं करोगे। अब इस बात के बाद उन दोनों में फिर से प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं
कोंडा रेड्डी जॉली रेड्डी की इस हालत पर बहुत दुखी था और वो जल्द से जल्द इसके गुनहगार को पकड़ना चाहता था। वहीं पुष्पा और केशव इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि कोंडा रेड्डी को ये न पता चल जाए कि पुष्पा ने ही पीटा है। लेकिन तभी वहाँ उनके पास कोंडा रेड्डी आ जाता है और उनसे दो बात करके वहाँ से चला जाता है। केशव को टेंशन बैठ जाती है कि आखिर कोंडा रेड्डी ने कुछ सुन तो नहीं लिया, लेकिन पुष्पा उसे टेंशन फ्री होने को कहता है। वही पुष्पा शिवली से मुलाकात जारी रखता है और उसे महंगे महंगे गिफ्ट देना भी शुरू कर देता है। और वहीं हम कोंडा रेड्डी को देखते हैं जो पुष्पा पर नजर रखे हुए थे और पुष्पा को वो एक बार फिर अपने साथ उसी गोडाउन में ले जाते हैं। वहीं केशव जो घर के अंदर था और वो जब अपना गाना गा रहा था तब उसकी नौकरानी वहाँ आई और वो भी सेम गाना गाने लगी। केशव समझ जाता है कि अंदर की आवाज साफ साफ बाहर जाती है और उस दिन कोंडा रेड्डी ने सब बातें सुन ली थी। वो तुरंत पुष्पा को पेज पर डेंजर का मैसेज भेजता है और इससे पहले कि पुष्पा कुछ कर पाए वो लोग पुष्पा को पीटने लगते हैं। लेकिन पुष्पा अब भी हंसने के साथ साथ उनका टाइम पास किए जा रहा था और उसे पता था कि एक दिन ऐसी नौबत जरूर आएगी, इसलिए उसने एक प्लान सोच रखा था। जब वो पुष्पा को मारने ही वाले होते हैं तभी वहाँ मंगलम जीनो का साला और उसके आदमी वहाँ आकर कोंडा रेड्डी को शूट कर देते हैं और कोंडा रेड्डी के मरने पर जक्का रेड्डी अपने आदमियों के संग मंगलम जीनो के इन आदमियों से लड़ने लगता है और उनमें गैंग वॉर शुरू हो जाती है। इस बीच मौका पाकर पुष्पा वहाँ से भाग निकलता है और केशव वहाँ आकर उसकी मदद करता है, जिसके बाद मंगलम जीनो का साला जक्का रेड्डी को हरा देता है और वो जक्का रेड्डी को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी पुष्पा वहाँ आकर उसे बचा लेता है और मंगलम जीनो के साले को बहुत पीटता है। मंगलम जीनो का उसके साले के पास फोन आता है और पुष्पा जब उसे उठाता है तो मंगलम जीनो सब समझ जाता है और वो पुष्पा के आगे अपने साले पर रहम करने की भीख मांगता है और पुष्पा को मुंह मांगे रेट देने को तैयार हो जाता है। लेकिन पुष्पा मंगलम जीनो के साथ मंगलम जीनो के ही स्टाइल में बात करता है और कहता है कि अगर तुम 5 मिनट पहले कॉल करते तो वो बच जाता, क्योंकि अभी अभी मैंने उसे शूट किया है। वो फिर उसी के सामने उसे शूट कर देता है और मंगलम जीनो को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पुष्पा साले की लाश लेकर सीधा एमएलए के पास जाता है और अपने साले की लाश लेने मंगलम जीनो एमएलए के घर आता है और वहाँ इन दोनों का मामला एमएलए के पास जाता है, जहाँ जब मंगलम जीनो अपने साले की मौत का इल्जाम पुष्पा पर लगाता है तो पुष्पा कह देता है कि वो हमारे जक्का रेड्डी को मार रहा था, इसलिए हमें भी उससे लड़ाई करनी पड़ी और लड़ाई के बीच वो मारा गया। अब वो पुष्पा की 5 मिनट पहले फोन करने वाली बात भी एमएलए को नहीं बता सकता था, क्योंकि खुद मंगलम जीनो ने ये 5 मिनट पहले वाले स्टाइल एमएलए के साथ कर रखी थी। और अब पुष्पा फिर एमएलए को इस बात के लिए मनाने लगता है कि मंगलम जीनो प्रॉफिट का सिर्फ 25% हमको दे रहा है, लेकिन मैंने जो रास्ता निकाला है उस रास्ते से मैं माल को चेन्नई पहुंचाऊंगा और रेट अब हम अपना डिसाइड करेंगे कि उनको ये माल 1.5 करोड़ में बेचना है या फिर 2 करोड़ में। रेट 3 करोड़ भी पहुंच सकता है, क्योंकि ऐसी लाल चंदन सिर्फ इसी एरिया में मिलता है और अगर कोई धोखा ना करते हुए सब एक साथ काम करे तो रेट हम जरूर बढ़वा सकते हैं, क्योंकि पूरे देश के अलग अलग बिजनेसमैन इस लाल चंदन को प्राप्त करना चाहते हैं। वो एमएलए को यकीन दिलाता है कि सिर्फ कमीशन से ही एमएलए के पास 20 से 25 करोड़ आ जाएंगे। एमएलए को पुष्पा की बात सही लगती है और वो अब मंगलम जीनो का रास्ता कट करके सीधे पुष्पा को सिंडिकेट संभालने को कहता है। अब पुष्पा अपना काम शुरू करता है और कुछ ही दिनों के भीतर वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करने में सफल हो जाता है और अब उसकी पहचान चारों तरफ की जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मंगलम जीनो की बीवी जो मंगलम जीनो से दुखी थी क्योंकि उसका पति उसके भाई का बदला नहीं ले पाया है, इसलिए वो गुस्से में अपने पति को ही ब्लेड मार देती है और उसका पति जो कि मरने की हालत में हो गया था उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। वहीं पुष्पा अब काफी अमीर और काफी ताकतवर हो गया था। समय बीतता गया और एमएलए बन गया और डीएसपी गोविंद अब जो पुष्पा को ना पकड़ सका उसने अपना ट्रांसफर करा लिया। जॉली रेड्डी और मंगलम जीनो की बीवी पुष्पा से बदला लेने की आग में जल रही थी, लेकिन वो पुष्पा जैसे बड़े आदमी को अब सीधे टक्कर नहीं दे सकती थी और पुष्पा का रास्ता हर तरफ से क्लियर हो चुका था। लेकिन तभी वहाँ एक नए डीएसपी का ट्रांसफर होता है और शहर को एक नया डीएसपी और पुष्पा को एक नया दुश्मन मिलता है। इस आदमी का नाम भंवर सिंह शेरावत है और ये इतना ज्यादा खतरनाक आदमी था कि जब एक बार 10 आदमियों को पकड़ता है तो गाड़ी में सीट कम होने पर ये 2 आदमियों को जान से ही मार डालता है। इसे मीडिया और गुंडों का भी कोई डर नहीं था और ये अपनी ही मस्ती में मस्त रहता था। वहीं पुष्पा अब शादी करने का डिसाइड करता है और श्रीवली और अपनी शादी का कार्ड
हर जगह बंटवा देता है। उसे नए डीएसपी के बारे में पता चलता है और पुष्पा खुद उस डीएसपी को माल पानी देने जाता है। पुष्पा अपने स्टाइल में भंवर सिंह से बात करता है और वहाँ अदब से बैठकर वो उसके सामने 1 महीने का कमीशन जो पूरा 1 करोड़ का था वो देता है। ये बहुत बड़ी रकम थी और भंवर सिंह एक एक करके उन पैसों को गिनने लगता है, लेकिन बाद में उसे लगता है कि कुछ कमी है। पुष्पा के आदमी फिर से नोटों को गिनने लगते हैं और जब वो नोटों को गिन ही रहे थे तब वो पुष्पा के पास आकर उससे बातें करता है और पुष्पा की सबसे दुखती नस पर हाथ रख देता है। उसको पता था कि पुष्पा एक लीगल बच्चा नहीं है और उसके ऊपर उसका बाप का साया नहीं है, इसलिए वो ब्रांड की बातें करने लगता है कि मैंने लेबल वाली शर्ट पहनी है जिस पर एक ब्रांड है, लेकिन तुमने बिना लेबल की लोकल शर्ट पहनी है जिस पर कोई ब्रांड नहीं है, यानी तुम्हारी शर्ट को किसी एमवे ने बना दिया है और मेरी शर्ट को एक ब्रांडेड कंपनी ने बनाया है। वो इनडायरेक्ट वे में पुष्पा की शर्ट को नहीं बल्कि पुष्पा को ये सब कह रहा था और वो इनडायरेक्ट वे में पुष्पा की माँ को भी गाली देता है। वो पुष्पा के हाथों में हथकड़ी डाल देता है और पुष्पा को इस सब से काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जब उसकी बीवी के बारे में भी बुरा बोलना शुरू करता है तो पुष्पा मुट्ठी पीछ लेता है और भंवर सिंह शेखावत अब उस मुट्ठी को खोलने के लिए कहता है और उसकी मुट्ठी पर अपनी गन तान देता है। अब पुष्पा अभी यहाँ भंवर सिंह को जिंदा करवा सकता था, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता और वो गुस्से में उसे सर बोलकर माफी मांग लेता है। पुष्पा ने ऐसा अपनी लाइफ में कभी नहीं किया था और ये देखकर सभी लोग काफी शॉक थे। अब भंवर सिंह शेखावत उसकी हथकड़ी खोलता है और कमीशन की रकम को रखकर कहता है कि यहाँ जिसकी कमी थी वो थी रिस्पेक्ट, लेकिन अब तुम्हारे सर कहने पर वो कमी भी पूरी हो गई। अब पुष्पा वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते भी भंवर सिंह उसको ब्रांड वाले कपड़े लेने की सलाह देता है, लेकिन पुष्पा अब भी कुछ नहीं करता और गुस्सा थूक देता है। और इस दिन के बाद पुष्पा भंवर सिंह का एक अच्छा दोस्त बन गया और ऐसा लगने लगा मानो पुष्पा जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता था वो भंवर सिंह के सामने झुकने लगा और इसके इशारों पर नाचने लगा। ये देखकर सभी को काफी अजीब लगता था, लेकिन फिर जब पुष्पा की शादी होने वाली थी तो मुहूर्त से कुछ देर पहले पुष्पा भंवर सिंह को लेकर पास की एक पहाड़ी पर जाता है और वहाँ दोनों आग जलाकर खूब शराब पीते हैं और पुष्पा 2-3 बोतल टिकाकर अब भंवर सिंह को वो सब याद दिलाना शुरू करता है कि कैसे उसने पुष्पा की बेइज्जती की थी। भंवर सिंह अभी ये सब मजाक में लेता है क्योंकि अब तो वो बात बहुत पुरानी हो गई थी और इतने दिनों से पुष्पा और भंवर तो दोस्त हैं, लेकिन जब वो देखता है कि पुष्पा सीरियस है तो वो पुष्पा के इरादे समझ जाता है। पुष्पा उसके रिवॉल्वर को निकालकर अपनी मुट्ठी पर खुद मार देता है और उसे बताता है कि वो उस दिन गोली खाने से नहीं डरा था, वो उस दिन इसलिए चुप रहा था क्योंकि उसकी शादी की वजह से उसकी माँ बहुत खुश थी और वो अब लड़ाई करके अपनी माँ से ये खुशी नहीं छीनना चाहता था, इसलिए वो इतने दिनों से चुप रहा। लेकिन आज शादी हो जाने के बाद तुम्हारी मेरी दुश्मनी फिर से शुरू होगी। वो अब बंदूक के दम पर भंवर सिंह को कपड़े उतारने को कहता है और फिर खुद भी कपड़े उतार देता है, जिसके बाद वो कहता है कि इंसान का ब्रांड उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर से होता है। आज अगर मैं इस हालत में कहीं जाऊं तो मेरे लोग मेरा तब भी सम्मान करेंगे, लेकिन तुम अगर वर्दी के बिना कहीं जाओ तो लोग तुम्हें कहीं पूछेंगे भी नहीं। वो उसे फिर नंगा ही घर जाने को कहता है और ये भंवर सिंह के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। पुष्पा अब सीधे बाइक पर बैठता है और शादी में जाता है और वहाँ उसको इस हालत में देख उसको धोती पहनाई जाती है और शादी में बैठाया जाता है। वहीं भंवर सिंह जब घर जाता है तो उसका कुत्ता भी उसे नहीं पहचान पाता और वो गुस्से के मारे अपने कुत्ते को ही गोली मार देता है और फिर घर से 1 करोड़ निकालकर उसमें आग लगा देता है और फिर उसकी और पुष्पा की दुश्मनी का नया चैप्टर खुल जाता है, जिसके बाद फिर ये कहानी यही खत्म हो जाती है।
कहानी की शुरुआत होती है और हम दो छोटे बच्चों को देखते हैं जिनका नाम वर्धा और देवा है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तभी कुछ बड़े लड़के वर्धा को परेशान करते हैं, लेकिन देवा उसकी मदद करता है और वो दोनों उन लड़कों को पीटकर वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ समय के बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर देवा एक दरवाजे के सामने खड़ा होता है और उसके शहर में हर तरफ तबाही मच रही होती है। हमें ये पता चलता है कि देवा अपनी माँ को बचाने के लिए एक कमरे में बंद करके रखता है। उसके बाद हम कुछ गुंडों को देखते हैं जो देवा को पकड़ लेते हैं और वो गेट खोलकर उसकी माँ को भी बाहर निकाल लेते हैं। और वो सभी गुंडे उन दोनों को मारने वाले थे, पर तभी वहाँ पर वर्धा आ जाता है जो कि उन गुंडों को रुकने को कहता है। वर्धा के साथ कुछ लोग भी आए हुए थे, जिस वजह से वो गुंडे रुक जाते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि वो जो गुंडे थे उन्हें वर्धा के पिता ने ही भेजा है। उसके बाद वो गुंडे कहते हैं कि तुम ये सब क्यों रोक रहे हो, इसका ऑर्डर तुम्हारे पिता ने ही हमें दिया है। वर्धा उसे एक कड़ा निकाल कर देता है जो कि उसे उसके पिता ने दिया था। ये कड़ा एक सरदार का था। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि ये एक पोस्ट की तरह है, यानी जो वर्धा के पास कड़ा था वो एक सरदार का था। इस कड़े की बहुत ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि ये एक पावर का सिंबल है। वर्धा अपना कड़ा उस गुंडे को दे देता है और कहता है कि तुम इन दोनों को छोड़ दो और बदले में मैं तुम्हें अपना कड़ा देता हूँ, जिससे तुम्हें पावर मिलेगी। और इसके बाद वो गुंडा उन दोनों को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वर्धा देवा से कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द ही ये शहर छोड़कर जाना होगा क्योंकि मेरे पिता कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हें कोई भी परेशानी ना हो। और इसके बाद देवा वहाँ से जा रहा होता है अपनी माँ के साथ। तभी वो वर्धा से कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारे लिए सभी लोगों को मार सकता हूँ। देवा के जाते वक्त वर्धा उसे सलार कहकर बुलाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम कुछ गुंडों को देखते हैं जो कि किसी का पीछा कर रहे होते हैं। और ये किसी लड़के का नहीं बल्कि एक लड़की का पीछा कर रहे होते हैं जिसका नाम आध्या होता है। ये लड़की उस गैंगस्टर के दुश्मन की लड़की होती है, इसलिए उस गैंगस्टर ने अपने गुंडों को उसे पकड़ने के लिए भेजा था। दरअसल जो आध्या के पिता थे वो उस गैंगस्टर के दुश्मन थे और आध्या कुछ समय के लिए इंडिया में आ रखी थी। उसके पिता न्यूयॉर्क में होते हैं। उसके पिता इंडिया में किसी को फ़ोन करके कहते हैं जो कि उनकी बेटी को उन गुंडों से बचा सके और जब तक वो इंडिया में है वो सेफ रह सके। और उसके पिता ने जिसे फ़ोन किया था वो कोई और नहीं, वो देवा के अंकल थे। और देवा अपनी माँ के साथ आसाम में ही रहता था। देवा के अंकल आध्या को उसके पिता से बात कराते हैं। उसके पिता कहते हैं कि तुम बस चुपचाप इनकी बात मान लो। फिर देवा के अंकल आध्या को किडनैप करके आसाम में ले आते हैं, जहाँ पर वो लोग उसे एक स्कूल में ले जाते हैं उसे टीचर बनाकर। और वहाँ जाकर वो एक टीचर से मिलते हैं। वो उनसे झूठ कह देते हैं कि यह एक टीचर है और इस स्कूल में पढ़ाना चाहती है। और हम देखते हैं कि जो टीचर थी वो देवा की माँ थी। इसके बाद आध्या यहाँ एक टीचर बनकर रहने लगती है और वो देवा को देखती है जो कि बिल्कुल ही शांत रहता था और कोल माइन में काम करता था। दूसरी तरफ हम एक अंग्रेज को देखते हैं जो कि उस गैंगस्टर के गुंडों से डील करता है कुछ हथियारों को इंडिया से नेपाल पहुंचाने के लिए। इसके बाद वो गुंडा उन्हें एक कनक में रखकर उन पर एक लेबल लगा देता है और वो गुंडा अंग्रेज से कहता है कि इस लेबल को यहाँ पूरे इंडिया में कोई भी नहीं रोक सकता, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और होता भी ऐसा ही है। उस ट्रक पुलिस वाले भी देखकर नहीं रोक रहे थे क्योंकि उस पर वो लेबल लगा हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आध्या एक दिन देवा को टिफ़िन देने के लिए कोल माइन में जा रही थी। तभी उसे कुछ गुंडे आकर पकड़ लेते हैं, लेकिन देवा कुछ नहीं करता क्योंकि उसकी माँ ने उसे लड़ाई करने से मना कर रखा था। लेकिन जब वो गुंडे उसे परेशान करने लगते हैं तब उसकी माँ वहाँ आ जाती है और देवा को आध्या को बचाने के लिए कहती है। इसके बाद देवा उन सभी को अकेले ही पीट देता है और आध्या को बचा लेता है।
लेकिन जैसे ही देवा की माँ को पता चलता है कि ये लोग गैंगस्टर कृष्णकांत के गुंडे थे, तो उसकी माँ कहती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहती। इसके बाद दूसरी तरफ उस गुंडे को एक फ़ोन आता है जो ट्रक में था। कॉल पे वो गैंगस्टर बताता है कि उन्होंने आध्या को आसाम में ढूंढ लिया है। इसके बाद वो गैंगस्टर उसे वहाँ जाने के लिए बोलता है कि तुम इस कनेक्टर को बाद में ले जाना, इससे पहले तुम उस आध्या को पकड़ो। इसके बाद वो गुंडा ट्रक लेकर वहाँ पहुँच जाता है और आध्या को सभी गुंडे मिलकर पकड़ने लगते हैं। देवा और उसकी माँ वहाँ से निकल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उसकी माँ आध्या को देखती है और देवा को उनसे लड़ने के लिए कहती है। देवा उन सभी गुंडों से अकेले ही पीटकर वहाँ से भगा देता है और आध्या को बचा लेता है। इसके बाद वो अंग्रेज उस गुंडे से कहता है कि इस ट्रक को तो कोई भी नहीं रोक सकता, तो फिर इस ट्रक को किसने रोका? तो वो बताता है कि जिसने इस ट्रक को रोका है ये वही इंसान है जिसने ये लेबल्स बनाए हैं। देवा के हाथ पे भी यह लेबल्स का टैटू था। इसके बाद देवा आध्या और अपने अंकल को बचा लेता है। यहाँ पर वर्धा देवा की फाइट खानसार में बैठकर सीसीटीवी में देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि ये ट्रक खानसार के हैं और वर्धा अब वहाँ का किंग है। और वर्धा वहाँ अपने काका से बोलता है कि ये जो भी लेबल्स को रोकेगा वो मारा जाएगा। ये रूल खुद देवा ने खानसार के लिए बनाया था, तो अब देवा को भी हमें मारना होगा। तब हमें पता चलता है कि ये दोनों दुश्मन बन गए हैं, इसलिए देवा खानसार छोड़कर आसाम में रह रहा है। इसके बाद आध्या कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, मेरे पीछे ये सब गुंडे क्यों पड़े हैं और ये खानसार के लेबल्स वाले कंटेनर्स को देखकर कोई भी पुलिस वाला इन्हें क्यों नहीं रोक रहा। जिसके बाद देवा के अंकल उसे सब बताते हैं कि कई साल पहले ये 3 काबिले हुआ करते थे, जिसका नाम मन्नार, शौर्यांगा और गरियांग है। ये तीनों काबिले बहुत ही ताकतवर थे, जो सभी डाकू और लुटेरे थे जो कि लोगों को लूटते थे। कुछ समय बाद इन तीनों काबिलों ने मिलकर एक जगह बनाई जिस जगह का नाम खानसार है। इसके बाद इन तीनों काबिलों ने इस शहर को हमेशा प्रोटेक्ट करा अंग्रेजों से और सभी बाहरी लोगों से। लेकिन कुछ समय बाद जब देश आज़ाद हुआ 1947 में और उसके बाद कुछ नियम और नीतियां बनाई गई, तो खानसार पर खतरा बढ़ने लगा और सरकार ने उस शहर को अपने अंडर करने की कोशिश की। लेकिन मन्नार के लीडर शिव मन्नार ने सरकार को धमकी दी कि अगर उन्होंने यहाँ कोई भी नियम लागू करने की कोशिश की तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद शिव मन्नार ने वहाँ पर कई सारे डेवलपमेंट किए, जैसे कि खुद की आर्मी बनाई और खुद के रूल्स और लीडर चुनने के लिए एक लोकतंत्र भी बनाया। उसने वहाँ वोट सिस्टम के लिए 101 जगह को बांट दिया और 3 पोस्ट बनाई, कपार, सरदार और कर्ता। और इन तीनों को पहचानने के लिए उन्होंने कुछ कड़े नियम भी बनाए जिसकी मदद से इन्हें पहचाना जा सके। सबसे नीचे की पोस्ट कपार, उसके बाद सरदार और सबसे ऊपर कर्ता है, मीन्स किंग, जो इस शहर को चलाने वाले हैं। लेकिन कुछ समय के बाद किसी कारण से शिव मन्नार की मौत हो जाती है और उसके बाद तीनों काबिलों के सरदार ये फैसला करते हैं कि वो सभी शौर्यांगा काबिले के सरदार को अपना कर्ता बनाएंगे। लेकिन ये बात शिव मन्नार के बेटे राज मन्नार को बुरी लगती है, क्योंकि वो खानसार पर राज करना चाहता था। इसलिए उसने शौर्यांगा काबिले के सरदार को मरवा दिया और सभी को ऑर्डर दिया कि शौर्यांगा कबीले के जितने भी लोग हैं उन सभी को मार दिया जाए। और इसके बाद शौर्यांगा कबीले को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। और फिर राजमन्नार अपने ही नियम बनाता है और वो एक नियम बनाता है कि जो भी सबसे ताकतवर होगा वही खानसार पर राज करेगा। और वो कर्ता की पोस्ट से हटने के डर से अपने सभी परिवार के लोगों को बड़ी बड़ी पोस्ट पर बिठा देता है, जिससे कि उसको कोई भी हरा ना पाए। राजमन्नार की 2 बीवियां होती हैं, जिसमें से एक बीवी का एक बेटा और एक बेटी होती है और दूसरी बीवी का बेटा वर्धा और उसका छोटा भाई होता है। और वो वर्धा को कोई भी पोस्ट नहीं देता है, क्योंकि उसने पहले ही उसे सरदार की पोस्ट दी थी। कड़े को उसने एक गुंडे को सौंप दिया था देवा को बचाने के लिए, इसलिए उसे कोई भी पोस्ट नहीं मिलती।
इसके बाद हम देखते हैं कि राजमन्नार को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ता है और इस दौरान वो अपनी बेटी को अपनी कुर्सी सौंप देते हैं और कहता है कि जब मैं यहाँ वापस आऊँगा तो मैं इस कुर्सी को अपने बेटे वर्धा को दे दूंगा। इसी दौरान वो वर्धा को वापस सरदार बनाने के लिए दूसरे एक सरदार का कड़ा वर्धा को दे देता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्यार अपने बेटे वर्धा से ही करता था। और फिर हम देखते हैं कि जिस आदमी से राजमन्नार ने वो सरदार का कड़ा लिया था, वो आदमी उसी गुंडे का बेटा होता है जिसे वर्धा ने बचपन में अपना कड़ा दिया था। राजमन्नार का जमाई भारवा उस आदमी को भड़काना चालू करता है और कहता है कि तुम्हारे साथ ये सही नहीं हुआ, तुम्हें उससे अपना बदला लेना चाहिए। जिसके बाद वो पूरी तरह से वर्धा के ऊपर भड़क जाता है और फिर जमाई कहता है कि तुम्हें अपने सरदार की पोस्ट वापस लेनी चाहिए। इसके बाद वो आदमी वर्धा को मारने के लिए तैयार हो जाता है ताकि उसकी पोस्ट वापस मिल जाए। और हम यहाँ देखते हैं कि जो वर्धा का सौतेला बड़ा भाई है वह भी उससे बहुत नफरत करता है, क्योंकि वह चाहता था कि वो सबसे बड़ा है, इसलिए उसे ही खानसार का कर्ता बनना चाहिए। इसके बाद वो सभी लोग वर्धा को मारने का प्लान करते हैं और सभी एक साथ मिल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी बातें राजमन्नार की बेटी भी सुन लेती है और वो कहती है कि यह सब ठीक नहीं है। जिसके बाद वो आदमी कहता है कि ये जो भी हम कर रहे हैं ये सही है, क्योंकि तुम्हारे पिता ने ही ये सब रूल्स बनाए थे। जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा वो उनके खिलाफ बगावत कर सकता है और खानसार का कर्ता बन सकता है। तभी हम देखते हैं कि वो सभी लोग वर्धा को मारने के लिए उसके पास चले जाते हैं और वहाँ वर्धा उनके हाथ से मरने ही वाला था, लेकिन तभी हमें कुछ आवाज़ें आती है और ये आवाज़ सीज फायर की थी। दरअसल राजमन्नार की बेटी ने सीज फायर को लागू कर दिया था जिससे वर्धा को बचाया जा सके। सीज फायर का मतलब अब कोई भी वायलेंस नहीं कर सकता। लेकिन खानसार शहर के अंदर वोटिंग सिस्टम है, इसलिए वो सभी बोलते हैं कि तुम ये नहीं बता सकती कि सीज फायर लागू होगा या नहीं, इसके लिए वोटिंग होगी। फिर हम देखते हैं कि 9 दिन बाद वोटिंग होने वाली है, सीज फायर को लागू करा जा सके ताकि ये सभी उसे मारकर बड़ी पोस्ट पर बैठ सके और ये लोग सभी लोगों को अपनी तरफ कर लेते हैं और खुद एक मिलिट्री भी बना लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वर्धा भी अपनी मदद के लिए गुजरात पहुंच जाता है, जहां देवा से मिलता है और उससे मदद मांगता है, क्योंकि देवा ने बचपन में कहा था कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसलिए देवा को लेकर खानसार में आ जाता है और उसका भाई कहता है ये क्या कर लेगा, हमें एक आर्मी की ज़रूरत थी। वर्धा बताता है कि ये 1 मैन आर्मी है, लेकिन देवा कोई जवाब नहीं देता। तभी वहाँ पर हम एक सरदार को देखते हैं जिसका नाम विष्णु था। वो वहाँ सभी औरतों के साथ अत्याचार कर रहा था, जिसे देखकर देवा गुस्सा हो जाता है और उसे पीटने लगता है और जान से मार देता है। इसके बाद सभी लोग देवा को देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं काली माँ ने हमें बचाने उसका बेटा भेज दिया है। फिर उन दोनों को जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर वोटिंग के कुछ दिनों पहले उन दोनों को जेल से पार्लियामेंट में बुलाया जाता है और विष्णु के पिता उसके बेटे को मारने का दोषी वर्धा को मानते हैं, क्योंकि उस वक्त वो भी वहीं पर था। लेकिन देवा उन्हें रोकता है और कहता है कि मैंने आपके बेटे को मारा है, आप मुझे सजा दीजिए और उसे छोड़ दीजिए। लेकिन विष्णु के पिता ऐसा नहीं करते हैं। जैसे ही वो वर्धा की तरफ बढ़ते हैं तभी देवा उनका गला काट देता है और पूरे पार्लियामेंट में जितने भी लोग थे वे सभी ये देखकर शॉक हो जाते हैं। इसके बाद उन दोनों को दोबारा जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद वोटिंग का दिन आता है और उस दिन राजमन्नार वापस खानसार लौट आता है और वोटिंग के दिन सभी वोट सीज फायर को बंद करने के लिए आते हैं। लेकिन जैसे ही राजमन्नार वोट करता है तो सभी वोट बराबर हो जाते हैं, क्योंकि राजमन्नार की वोट पावर ज़्यादा थी। और इसके बाद अब वारधा सीज फायर को बंद करने के लिए वोट कर देता है, जिसकी वजह से सीज फायर बंद हो जाती है। लेकिन राजमन्नार ये सोच रहा था कि मेरा बेटा सीज फायर को चालू रहने के लिए वोट करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता
वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ऐसी क्वालिटी का चंदन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब पुष्पा 10 टन लकड़ी उसके सामने रख देता है और मॉर्गन के असिस्टेंट को भी हालांकि मंगलम जीनू का डर था, लेकिन वो इतनी हाई क्वालिटी और इतना ज्यादा क्वांटिटी देखकर मुंह नीचे कर लेता है। लेकिन वो पहले रेड्डी को कॉल करने को कहता है। पुष्पा कोंडा रेड्डी को अपना ये प्लान समझाता है कि हम सीधे मंगलम जीनू को बीच में ना लाते हुए मॉर्गन से माल खरीदेंगे और बेचेंगे। थोड़ी देर के समझाने के बाद कोंडा रेड्डी मान जाता है और उनकी डील फाइनल हो जाती है। इसमें 50% पुष्पा को और 50% कोंडा रेड्डी को मिलने वाला है। वहीं जॉली रेड्डी को ये पता चलता है कि इन दो आदमियों ने पुलिस का साथ दिया है और जॉली रेड्डी अब इन दोनों आदमियों को पीटने लगता है और उसमें से एक को तो मार डालता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस बुढ़े आदमी की एक बेटी भी है तो वो अपनी बेटी को एक रात उसके घर भेजने की धमकी देता है। अब श्रीवली ही अपने पापा की जान बचा सकती थी और जब ये बात श्रीवली को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी होती है, लेकिन अपने पापा की जान तो उसे बचानी ही थी। श्रीवली रोते हुए तैयार होती है और रात को घर से जॉली रेड्डी के पास जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन वो जाती पुष्पा के घर है और पुष्पा को सारी बात बता देती है, लेकिन पुष्पा उसकी मदद करने से मना कर देता है। लेकिन फिर पुष्पा को पता चलता है कि श्रीवली उसे प्यार करती थी और उसके जंगली होने के बावजूद जब वो किस वाली बात हुई थी तब श्रीवली इनडायरेक्ट वे में पुष्पा से पहले शादी करने के लिए पूछ रही थी। अब पुष्पा सब समझ जाता है और वो श्रीवली की मदद करने के लिए उसको लेकर सीधे जॉली रेड्डी के पास जाकर उसे खूब पीटता है और उसे अधमरी हालत में कर देता है। और लास्ट में फिर वो जॉली से कहता है कि अगर तुम मर्द होगे तो ये लड़ाई हमारे बीच रखोगे और बच्चों की तरह कोंडा रेड्डी से जाकर मेरी शिकायत नहीं करोगे। अब इस बात के बाद उन दोनों में फिर से प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। कोंडा रेड्डी जॉली रेड्डी की इस हालत पर बहुत दुखी था और वो जल्द से जल्द इसके गुनहगार को पकड़ना चाहता था। वहीं पुष्पा और केशव इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि कोंडा रेड्डी को ये न पता चल जाए कि पुष्पा ने ही पीटा है, लेकिन तभी वहाँ उनके पास कोंडा रेड्डी आ जाता है और उनसे दो बात करके वहाँ से चला जाता है। केशव को टेंशन बैठ जाती है कि आखिर कोंडा रेड्डी ने कुछ सुन तो नहीं लिया, लेकिन पुष्पा उसे टेंशन फ्री होने को कहता है। वही पुष्पा श्रीवली से मुलाकात जारी रखता है और उसे महंगे महंगे गिफ्ट देना भी शुरू कर देता है। और वहीं हम कोंडा रेड्डी को देखते हैं जो पुष्पा पर नजर रखे हुए थे और पुष्पा को वो एक बार फिर अपने साथ उसी गोडाउन में ले जाते हैं। वहीं केशव जो घर के अंदर था और वो जब अपना गाना गा रहा था तब उसकी नौकरानी वहाँ आई और वो भी सेम गाना गाने लगी। केशव समझ जाता है कि अंदर की आवाज साफ साफ बाहर जाती है और उस दिन कोंडा रेड्डी ने सब बातें सुन ली थी। वो तुरंत पुष्पा को पेज पर डेंजर का मैसेज भेजता है और इससे पहले कि पुष्पा कुछ कर पाए वो लोग पुष्पा को पीटने लगते हैं, लेकिन पुष्पा अब भी हंसने के साथ साथ उनका टाइम पास किए जा रहा था और उसे पता था कि एक दिन ऐसी नौबत जरूर आएगी, इसलिए उसने एक प्लान सोच रखा था। जब वो पुष्पा को मारने ही वाले होते हैं तभी वहाँ मंगलम जीनू का साला और उसके आदमी वहाँ आकर कोंडा रेड्डी को शूट कर देते हैं और कोंडा रेड्डी के मरने पर जक्का रेड्डी अपने आदमियों के संग मंगलम जीनू के इन आदमियों से लड़ने लगता है और उनमें गैंग वॉर शुरू हो जाती है। इस बीच मौका पाकर पुष्पा वहाँ से भाग निकलता है और केशव वहाँ आकर उसकी मदद करता है, जिसके बाद मंगलम जीनू का साला जक्का रेड्डी को हरा देता है और वो जक्का रेड्डी को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी पुष्पा वहाँ आकर उसे बचा लेता है और मंगलम जीनू के साले को बहुत पीटता है। मंगलम जीनू का उसके साले के पास फोन आता है और पुष्पा जब उसे उठाता है तो मंगलम जीनू सब समझ जाता है और वो पुष्पा के आगे अपने साले पर रहम करने की भीख मांगता है और पुष्पा को मुंह मांगे रेट देने को तैयार हो जाता है। लेकिन पुष्पा मंगलम जीनू के साथ मंगलम जीनू के ही स्टाइल में बात करता है और कहता है कि अगर तुम 5 मिनट पहले कॉल करते तो वो बच जाता, क्योंकि अभी अभी मैंने उसे शूट किया है। वो फिर उसी के सामने उसे शूट कर देता है और मंगलम जीनू को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पुष्पा साले की लाश लेकर सीधा एमएलए के पास जाता है और अपने साले की लाश लेने मंगलम जीनू एमएलए के घर आता है और वहाँ इन दोनों का मामला एमएलए के पास जाता है, जहाँ जब मंगलम जीनू अपने साले की मौत का इल्जाम पुष्पा पर लगाता है तो पुष्पा कह देता है कि वो हमारे जक्का रेड्डी को मार रहा था, इसलिए हमें भी उससे लड़ाई करनी पड़ी और लड़ाई के बीच वो मारा गया। अब वो पुष्पा की 5 मिनट पहले फोन करने वाली बात भी एमएलए को नहीं बता सकता था, क्योंकि खुद मंगलम जीनू ने ये 5 मिनट पहले वाले स्टाइल एमएलए के साथ कर रखी थी। और अब पुष्पा फिर एमएलए को इस बात के लिए मनाने लगता है कि मंगलम जीनू प्रॉफिट का सिर्फ 25% हमको दे रहा है, लेकिन मैंने जो रास्ता निकाला है उस रास्ते से मैं
माल को चेन्नई पहुंचाऊंगा और रेट अब हम अपना डिसाइड करेंगे कि उनको ये माल 1.5 करोड़ में बेचना है या फिर 2 करोड़ में। रेट 3 करोड़ भी पहुंच सकता है क्योंकि ऐसी लाल चंदन सिर्फ इसी एरिया में मिलता है। और अगर कोई धोखा ना करते हुए सब एक साथ काम करे तो रेट हम जरूर बढ़वा सकते हैं क्योंकि पूरे देश के अलग अलग बिजनेसमैन इस लाल चंदन को प्राप्त करना चाहते हैं। वो एमएलए को यकीन दिलाता है कि सिर्फ कमीशन से ही एमएलए के पास 20 से 25 करोड़ आ जाएंगे। एमएलए को पुष्पा की बात सही लगती है और वो अब मंगलम जीनू का रास्ता कट करके सीधे पुष्पा को सिंडिकेट संभालने को कहता है। अब पुष्पा अपना काम शुरू करता है और कुछ ही दिनों के भीतर वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करने में सफल हो जाता है और अब उसकी पहचान चारों तरफ की जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मंगलम जीनू की बीवी जो मंगलम जीनू से दुखी थी क्योंकि उसका पति उसके भाई का बदला नहीं ले पाया है, इसलिए वो गुस्से में अपने पति को ही ब्लेड मार देती है और उसका पति जो कि मरने की हालत में हो गया था उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। वहीं पुष्पा अब काफी अमीर और काफी ताकतवर हो गया था। समय बीतता गया और एमएलए बन गया और डीएसपी गोविंद अब जो पुष्पा को ना पकड़ सका उसने अपना ट्रांसफर करा लिया। जॉली रेड्डी और मंगलम जीनू की बीवी पुष्पा से बदला लेने की आग में जल रही थी, लेकिन वो पुष्पा जैसे बड़े आदमी को अब सीधे टक्कर नहीं दे सकती थी और पुष्पा का रास्ता हर तरफ से क्लियर हो चुका था। लेकिन तभी वहाँ एक नए डीएसपी का ट्रांसफर होता है और शहर को एक नया डीएसपी और पुष्पा को एक नया दुश्मन मिलता है। इस आदमी का नाम भंवर सिंह शेरावत है और ये इतना ज्यादा खतरनाक आदमी था कि जब एक बार 10 आदमियों को पकड़ता है तो गाड़ी में सीट कम होने पर ये 2 आदमियों को जान से ही मार डालता है। इसे मीडिया और गुंडों का भी कोई डर नहीं था और ये अपनी ही मस्ती में मस्त रहता था। वहीं पुष्पा अब शादी करने का डिसाइड करता है और श्रीवली और अपनी शादी का कार्ड हर जगह बंटवा देता है। उसे नए डीएसपी के बारे में पता चलता है और पुष्पा खुद उस डीएसपी को माल पानी देने जाता है। पुष्पा अपने स्टाइल में भंवर सिंह से बात करता है और वहाँ अदब से बैठकर वो उसके सामने 1 महीने का कमीशन जो पूरा 1 करोड़ का था वो देता है। ये बहुत बड़ी रकम थी और भंवर सिंह एक एक करके उन पैसों को गिनने लगता है, लेकिन बाद में उसे लगता है कि कुछ कमी है। पुष्पा के आदमी फिर से नोटों को गिनने लगते हैं और जब वो नोटों को गिन ही रहे थे तब वो पुष्पा के पास आकर उससे बातें करता है और पुष्पा की सबसे दुखती नस पर हाथ रख देता है। उसको पता था कि पुष्पा एक लीगल बच्चा नहीं है और उसके ऊपर उसका बाप का साया नहीं है, इसलिए वो ब्रांड की बातें करने लगता है कि मैंने लेबल वाली शर्ट पहनी है जिस पर एक ब्रांड है, लेकिन तुमने बिना लेबल की लोकल शर्ट पहनी है जिस पर कोई ब्रांड नहीं है, यानी तुम्हारी शर्ट को किसी एमवी ने बना दिया है। चाहता था कि लड़ाई हो। वो चाहता था कि मैं अपने बेटे वारदा को खानसार का कर्ता बनाऊं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और फिर वारदा और देवा मिलकर कुछ गुंडों से लड़ते हैं और उन सभी को मार देते हैं। और अब वो पूरी तरह से तैयार हो चुके थे उन सभी से लड़ने के लिए। तभी राजमनार पर एक आदमी हमला करता है, लेकिन राजमनार उससे बच जाता है
और जब वो उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ मुझे मारने के लिए किसने भेजा, तो वो आदमी बताता है कि वो इतने सालों से राजमन्नार को मारने की और अपने शौर्यांगा कबीले का बदला लेने की प्लानिंग कर रहे थे, और आज वो दिन आ गया और उस कबीले के सभी लोग तैयार हैं उस पर हमला करने के लिए। ये बात सुनकर राजमन्नार हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने तो सभी शौर्यांगा कबीले के लोगों को खत्म कर दिया था, लेकिन वो तभी बताता है कि हमने शौर्यांगा कबीले के कुछ लोगों को बचा लिया था और हमारे कई सारे लोग तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए तैयार हैं। इधर हम राजमन्नार को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ था। उसकी बेटी राजमन्नार से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वो अपनी बेटी को बताता है कि मैंने जिस आदमी को मारा था उसने मुझे बताया कि ये सब भरवा ने किया है, मेरे खुद के जमाई ने मेरे साथ ऐसा किया है, क्योंकि भरवा बहुत दिनों से ये षड्यंत्र रच रहा था और वो शौर्यांगा कबीले के सरदार बनकर मुझे मारना चाहता था, क्योंकि वो खुद भी एक शौर्यांगा है और वो उस दिन का इंतज़ार कर रहा है। और आज वो दिन आ गया है। मैंने जब शौर्यांगा कबीले को मारा था तब उसमें कुछ लोग बच गए थे और वो अब मुझे मारने के लिए भरवा के साथ आर्मी बनाकर यहाँ आ रहे हैं। यह सब सुनकर उसकी बेटी बहुत डर जाती है। हमें पता चलता है कि देवा भी शौर्यांगा कबीले से ही है, लेकिन उस वक्त वार्धा ने उसको उसकी माँ को खानसार से बाहर जाने के लिए हेल्प की थी। लेकिन देवा के पिताजी तब मारे गए थे, जो कि तब असली किंग बनने वाले थे, इसलिए राजमन्नार ने देवा के पिताजी को मरवा दिया था। सीज फायर बंद हो चुकी थी, इसका मतलब दोनों तरफ से काफ़ी लड़ाई झगड़े होने वाले हैं। वार्धा पर जब लोग हमला करते हैं तब देवा उन सभी लोगों को मार देता है। वार्धा और देवा दोनों मिलकर उन लोगों को मारते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी सभी को बताता है कि शौर्यांगा कबीले के सरदार का बेटा अभी भी जिंदा है और वो कोई और नहीं बल्कि देवा ही है। राजमन्नार पूरी तरह से परेशान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस तरफ राजमन्नार का दूसरा बेटा रुद्र भी अपने मामा के साथ वार्धा को मारने के लिए तैयार हो जाता है और देवा वार्धा से कहता है कि मैं तुम्हें इस कुर्सी पर बिठा कर ही रहूंगा। तभी हम आध्या और देवा के अंकल को देखते हैं। आध्या उनसे पूछती है कि देवा के पिता को वार्धा के पिता ने मारा था, तो फिर देवा उसकी मदद क्यों कर रहा है? असली हकदार तो कुर्सी पर बैठने वाला देवा ही है, तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है? और इसी सस्पेंस के साथ यह कहानी